नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं और संविधान सभा और भारत के जो संविधान के ऐतिहासिक विकास से रिलेटेड जो हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, उसी को जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम अपना 51 नंबर का जो है क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है वो। तो इसमें देखिए 51 का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। पहला ऑप्शन दिया गया है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो कितना समय लगा था भारत की संविधान सभा को भारत के संविधान के निर्माण में। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ए। कौन सा होगा? ए नंबर का जो है इसका आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय लगा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह जो स्टेट एम्बलम है कब से अंगीकृत किया गया था, मतलब उसे कब अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 और 26 जनवरी 1950। कब इसको अंगीकृत किया गया था, कब अपनाया गया था? ठीक है, तो इसको कब अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। किसको? स्टेट एम्बलम, राजकीय चिन्ह को। क्या है भारत का राजकीय चिन्ह? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा है ना, संविधान निर्मात्री परिषद जिसे हम कहते हैं संविधान सभा, उसमें एक समिति बनाई गई थी, झंडा समिति। ठीक है, फ्लैग कमिटी, उसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है आपके सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। बी आर अम्बेडकर का आपको मालूम है कि ये जो है वह क्या थे, हमारे जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो झंडा समिति के जो है वह क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमने देखा संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। फिर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कहता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कि भारत को एक संविधान बना करके हम देंगे। संविधान सभा ने ये कहा कि भारत को हम एक संविधान बना करके देंगे। ये प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, ठीक है, 20 फरवरी 1947 और 26 जुलाई 1946 को। ठीक है, तो अब इसमें हम एलिमिनेशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखो, 26 जुलाई 1946 को तो संविधान सभा बनी नहीं थी। इस समय जो है उसका क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था। क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था। फिर है आपका जो है फेब्रुअरी 20 1957। ठीक है, इसको आप यहाँ पर अभी रहने दीजिए। फिर यहाँ देखिए एक और ऑप्शन है जनवरी, पहला वाला देखिए 22 जनवरी 1946। तो वही है, जुलाई में तो चुनाव हुए हैं, तो जनवरी में तो संविधान सभा का अस्तित्व था नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो अलग हो गए। अब मामला यहाँ फंस रहा है। हमने अपनी संविधान सभा को उसमें देखा है कि संविधान सभा के द्वारा जो है जनवरी के महीने में, ठीक है, जनवरी के महीने में, जनवरी 1947 में बहुत सारे रेजोल्यूशन और बहुत सारी चीजों को जो है अडॉप्ट किया गया था। इसी तारीख को 22 जनवरी 1947 को ही वह क्या किया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसको? जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जो देश प्रस्ताव था, उसे भी एडॉप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा, मतलब एज ए प्रियम्बल के फॉर्म में। ठीक है, प्रस्तावना के फॉर्म में, बाद में उसी का नाम बदल के प्रस्तावना कर दिया गया था। तो 22 जनवरी 1947 ही आंसर है हमारा, कि उस दिन जो है वह संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। एक्चुअली क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया जब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो उन सब में उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में संविधान सभा के सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दर्ज की और फिर उन्होंने जो है ये प्रॉमिस किया कि हम जो है वह क्या करेंगे, भारत को एक संविधान बना करके देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय, है ना, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? मतलब भारत देश को जब आजादी मिल रही थी, आजादी दी जा रही थी, उस समय जो है इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ठीक है, तो इसके लिए मैं सीधे आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है आपका दोस्तों लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। देखो, ब्रिटेन में दो ही पार्टियां थी उस समय तक। एक पार्टी को कहा जाता था कंजर्वेटिव पार्टी। क्या कहा जाता था? कंजर्वेटिव पार्टी। एक तरीके से ये सामंतों की पार्टी थी, जो फ्यूडल्स थे ना, उनकी पार्टी थी, सामंतों की।
ये देशों को गुलाम बनाने पर ज्यादा विश्वास करते थे। इसके प्रधानमंत्री, इसी पार्टी के प्रधानमंत्री जो हुए हैं, चर्चिल महोदय हुए, विंस्टन चर्चिल जो है वो इसी पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। फिर ये है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी जब भारत आजाद किया जा रहा था, भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जा रही थी, उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो नाम था वो नाम था एटली महोदय। एटली, ठीक है, उनका नाम था एटली। सरनेम जो है, पूरा नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एटली जो है, ठीक है, वो उनका जो है सरनेम था। तो एटली महोदय जो है प्रधानमंत्री थे और लेबर पार्टी की जो है सरकार थी। क्लीमेंट एटली था शायद उनका नाम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को और 19 नवंबर 1946 को। तो अब इसका आंसर तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या है सही आंसर? सी, ठीक है, दिसंबर 9 1946। ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिवीजन, मतलब क्वेश्चन रिपीट होता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट होंगे और आगे भी रिपीट होते रहेंगे और बच्चे इन्हीं क्वेश्चनों में गलती कर जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी रहती है, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, मतलब उनका निर्वाचन कहां से हुआ था, किस प्रोविंस से हुआ था? क्या उनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, ये तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? मतलब बी आर अम्बेडकर कहां से निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या होगा इसका आंसर? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर है दोस्तों बंबई प्रेसिडेंसी से। कहां से निर्वाचित हुए थे? मुंबई प्रेसिडेंसी से जो है संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? मतलब जो वर्तमान का म्यांमार है ना, उसको पहले बर्मा कहा जाता था, उसके पहले तो उसको रंगून कहा जाता था। इसीलिए एक गाना सुना होगा आपने, मोरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफिन कि तुम्हारी याद सताती है ना। तो रंगून में एक्चुअली काम, भारतीयों को जो है, बहुत सारे भारतीयों को काम करवाने के लिए ले जाया जाता था। वहां पर भी जैसे दार्जिलिंग में जो है ना चाय चाय बागान है, वैसे ही वहां पर भी बहुत सारे बागान स्टेब्लिश किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। बहुत जुल्म किया है इन अंग्रेजों ने, है ना, विश्व में, भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में तहलका मचा करके रखे हुए थे। तो किसी के पिया चले गए रहे होंगे वहां पर, तो वहां से उन्होंने टेलीफोन किया था कि तुम्हारी याद सताती है, ठीक है, मतलब अपनी मोहतरमा जो थी उन्होंने किया। चलो, तो किस अधिनियम के द्वारा भारत बर्मा से अलग हुआ था? तो इसमें है, पहले नंबर का अधिनियम दिया 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब आपको बताना है कि किसके माध्यम से जो है ऐसा किया गया था, ठीक है। क्या लगता है क्या होगा आंसर? इसका आंसर जो है वह क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1935 के अधिनियम से। देखो 1935 में एक तरीके से भारत को जो है ना रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी कि भारत को एक नई तरीके से जो है डेवलप किया जाए, ठीक है। 1919 के अधिनियम के बाद से भारतीय शासन में क्या हुआ, भारतीयों को तो शामिल करना प्रारंभ कर दिया गया और साथ में क्या हुआ, 1935 के अधिनियम में भारत को एक अखिल भारतीय स्वरूप देने की बात की जा रही थी, है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन जो है स्टेब्लिश करने की बात की जा रही थी। तो अंग्रेजों का ये था कि इस माध्यम से जो है वह भारत को कंसोलिडेटेड कर लेंगे और वो पार्ट जो भारत के नहीं है उनको अलग कर दिया जाएगा। तो बर्मा को 1935 के अधिनियम से जो है वह क्या कर दिया गया था, अलग करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था 1935 के अधिनियम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय जो ध्वज है हमारा, ठीक है, जो नेशनल फ्लैग है, उसे कब एक्सेप्ट किया था, कब स्वीकार किया था, किसने? संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन है आपके 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 और 15 अगस्त 1947, ठीक है। उस समय ये जो 24 तीलियां वाला जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको तो एडॉप्ट किया गया था कब? 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान सभा के संदर्भ में ये पूछा है, उस समय तक जो भारतीय ध्वज में जो है ना, ये अशोक चक्र की जगह जो है एक चरखा चरखा के जो है वह सिंबल जो है यूज किया जाता था। तो क्या होगा इसका आंसर, बताएं आप लोग हैं? चलिए मैं ही बताता हूं, इसका आंसर होगा ए, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, जो 22 जुलाई 1947, ये 22 वाला जो तारीख है ना, ये याद रखिएगा। एक ये 22 जुलाई और एक ये 22 जनवरी, ये दो तारीख को जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन संविधान संशोधन में देखे गए थे, मतलब बहुत सारी चीजों को इनके द्वारा स्वीकार किया गया था।
ठीक, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो बहुत बार तुम इसका आंसर बता ही दिया हूं आपको, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, फिर भी आप लोग चलो एक बार ट्राई कर लो, प्रैक्टिस कर लो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर सी डी देशमुख के द्वारा, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था भाई उद्देश्य प्रस्ताव, तो किसके द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बाय हुम वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड ऑन नवंबर 26, 1949। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा के द्वारा किया गया था, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था, भारतीय संसद द्वारा किया गया था, ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था, किसके द्वारा इसको जो है अधिनियमित किया गया था। ठीक है, प्रियम्बल में हम लोग पढ़ते हैं ना, 26 नवंबर 1949 को जो है इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं, है ना। मिति मार्गशीर्ष विक्रमाचार्य शुक्ल मिति मार्गशीर्ष 6 विक्रमी, है ना, को हम इसको क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, ये बात कही गई थी। तो कौन कर रहा था, क्या भारत के गवर्नर जनरल ऐसा कर रहे थे, गलत बात, गवर्नर जनरल का काम खत्म हो चुका था। भारतीय संसद के द्वारा इसका गठन तो कब किया जाता है, 1952 में। ब्रिटिश संसद के द्वारा, अब ब्रिटिश 1947 के बाद इनका रोल कॉल हमने एक तरीके से समाप्त कर दिया था, एक ही संस्था बचती है संविधान सभा के द्वारा, क्योंकि संविधान को बनाया किसने था, भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको जो है वह क्या है, भारत में एक सितंबर 1946 को एक अंतरिम मंत्रिमंडल गठित की गई थी, ठीक है ना, अंतरिम या एंटरिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कहते हैं इसे, ठीक है, मंत्रिमंडल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद भी कहते हैं, ठीक है, तो वो गठित की गई थी। ठीक, कब की गई थी, सितंबर 1946 में। तो इसमें क्या किया गया था, कुछ इंपॉर्टेंट मंत्री रहे हैं, उनके नाम आपको याद में रखने हैं, और साथ ही आपको क्या करना है, ल्यूसेंट में दिया हुआ है ये, साथ में आप लोगों को क्या करना है, जो स्वतंत्र भारत की, किसकी, स्वतंत्र भारत का मतलब आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम फर्स्ट जो है अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था, एंटरिम जो है वही मंत्रिमंडल बनाया गया था जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कहते हैं, उसके सदस्य कौन कौन थे। ठीक है, इनके नामों की जो सूची वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो अब इसमें देखिए क्या क्या है ऑप्शन, एक ऑप्शन तो आपका दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम। इनमें से क्या पूछा, कौन सदस्य नहीं थे अंतरिम मंत्रिमंडल में। ठीक है, और स्वतंत्रता के पहले, पश्चात नहीं है, स्वतंत्रता के पश्चात अलग है, स्वतंत्रता के पूर्व अलग है। तो क्या होगा आंसर, चलो आंसर तक पहुंचते हैं। देखो मैंने आपको बोला था डॉक्टर एस राधाकृष्णन अगर ऑप्शन में दिख जाए संविधान सभा से रिलेटेड, तो इनको तो अलग कर दिया करना, क्योंकि यहां इनकी कोई भूमिका नहीं थी। जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे, कौन से मंत्री थे, लेबर मिनिस्ट्री इनके पास था, श्रम मंत्रालय जो है इनके पास था। तो श्रम मंत्रालय जो है, जो स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात दोनों में ये श्रम मंत्री थे, स्वतंत्रता के पूर्व भी और स्वतंत्रता के पश्चात भी, जगजीवन राम। ठीक है, तो ये हो गए। फिर इसमें से राजेंद्र प्रसाद थे, स्वतंत्रता के पूर्व वाला जो मंत्रिमंडल था उसमें ये जो थे, इनके पास जो है वह कृषि मंत्रालय था, कौन सा मंत्रालय, कृषि मंत्री थे ये। ठीक, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन का नाम तो अलग ही हो गया, तो ये भी सदस्य थे। और सी राजगोपालाचारी जो थे, है ना, स्वतंत्रता के पूर्व जो मंत्रिमंडल था उसमें इनके पास कौन सा पद था ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एस राधाकृष्णन, इसमें आंसर जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला जो आपका आंसर है वो इसमें हो जाएगा। और हाँ, ये जो राजेंद्र प्रसाद थे ना, ये स्वतंत्रता के पूर्व भी कृषि मंत्री थे, और खाद्य एवं कृषि, पूरा इसका जो है ना खाद्य एवं कृषि, है ना, खाद्य एवं कृषि, और स्वतंत्रता के पश्चात भी इनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ही था, जब तक ये प्रेसिडेंट नहीं बने हैं तब तक। और सी राजगोपालाचारी, इनके बाद मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये शिक्षा मंत्री थे, कौन से मंत्री थे, स्वतंत्रता के पूर्व जो मंत्रिमंडल बना था ना उसमें ये शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंत्री हैं, इनके नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सी राजगोपालाचारी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, जॉन मथाई, है ना, जॉन मथाई जो थे, जॉन मथाई का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा,
जॉन मथाई हो गए, फिर जगजीवन राम हो गए, है ना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो गए। इसके बाद में लियाकत अली, क्योंकि उस समय तक जो है पाकिस्तान बना नहीं था, तो जो लियाकत है ना, जो लियाकत अली थे वो जो थे क्या थे, वित्त मंत्री थे उस समय। क्या बनाया गया था इनको, वित्त मंत्री बनाया गया था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात वित्त मंत्री कौन बन जाते हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है, आर के षणमुगम चेट्टी बनाए जाते हैं, है ना। तो वित्त मंत्री लियाकत अली रहते हैं उस समय के मंत्रिमंडल में। ऐसे कुछ मंत्रियों के नाम है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन से न्यायालय की स्थापना की गई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था। 1861 में, 1909 में, 1919 में, या इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर ऐसे बताओ, संघ स्थापित करने की बात किस एक्ट में की गई थी, संघ स्थापित करने की बात। तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि संघ स्थापित करने की बात 1935 के एक्ट में की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है वह फेडरेशन स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। वो यहां हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब फेडरेशन बनेगा तभी ना संघीय न्यायालय बनेगा, तो वो यहां नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आपको याद रखना है, ये संघीय न्यायालय स्थापित करने की बात जो है वह 1935 के अधिनियम में की गई थी, और इसी के तहत 1937 में जो है संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। और इसी 1935 के अधिनियम के तहत ही आरबीआई को भी स्टैब्लिश किया गया था। किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो और स्वतंत्रता के पश्चात यही संघीय न्यायालय, ठीक है, जो फेडरल कोर्ट जो बनाया गया था, यही 26 जनवरी 1950 से, कब, 26 जनवरी 1950 से जो है वह सुप्रीम कोर्ट बन चुका है। क्या बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट बन चुका है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत के सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता होता है। संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, बी आर अम्बेडकर जी का नाम तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन संवैधानिक सलाहकार के नाम में जो है स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, आप बताइए, क्या सच्चिदानंद सिन्हा थे, या के एम मुंशी थे, बी एन राव थे, या टी टी कृष्णामाचारी थे। कौन थे संवैधानिक सलाहकार, बताएं जल्दी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी एन राव थे। कौन थे, बी एन राव। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। बी एन राव महोदय जो थे वह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। इन्हीं को लेकर के महात्मा गांधी ने ये कहा था, एक्चुअली क्या हुआ कि ये ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत बड़े पद पर आसीन थे, तो इनको जो है संविधान सभा में जो है शामिल नहीं किया जा रहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि बी एन राव को भी संविधान सभा का जो है वह संविधान सभा का भाग बनाइए, हिस्सा बनाइए, क्योंकि वो एक बहुत ही क्या थे, बहुत ही मतलब नॉलेजेबल पर्सन थे। तो उनके नॉलेज का यूज जो है वह भारत की संविधान सभा को प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तो इनको फिर क्या हुआ, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने इसके लिए सिफारिश की थी एक तरीके से, अगर मैं कहूं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात, क्या है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। स्वतंत्रता के पश्चात, अब देखिए फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कीजिएगा, कैसे क्या पूछ रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रथम मंत्रिमंडल बनाया गया था, स्वतंत्रता के पूर्व नहीं, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात जो है कानून मंत्री कौन थे, ठीक है। तो कानून मंत्री नाम आप इनमें से देख लीजिए कौन कौन ऑप्शन में दिए हुए हैं। के एम मुंशी थे, एस पी मुखर्जी थे, बलदेव सिंह थे, और बी आर अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के पश्चात कौन थे भाई, जरा बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को जो है स्वतंत्रता के पश्चात जो है वह क्या बनाया गया था, स्वतंत्रता के पश्चात जो है इन्हें भारत सरकार का जो है वह कानून मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था, कानून मंत्री बनाया गया था। और ये जो बलदेव सिंह जी थे वह रक्षा मंत्री बने थे। क्या बने थे, रक्षा मंत्री बने थे। के एम मुंशी जी के पास जो है, सॉरी ये है, के एम मुंशी जी के पास कोई मंत्रालय नहीं था, ना तो पूर्व में कोई मंत्रालय था और ना ही बाद में कोई मंत्रालय था, ठीक है। तो बलदेव सिंह क्या बनाए गए थे, रक्षा मंत्री बनाए गए थे। अब अगर मैं बात करूं, ये जो कानून मंत्री, या इसी को विधि मंत्री भी कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, विधि मंत्री, है ना। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि स्वतंत्रता, ये तो पश्चात हो गए, स्वतंत्रता के पश्चात कौन बने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व में कौन थे, स्वतंत्रता के पूर्व जो है हमारे भारत देश के जो है विधि मंत्री कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, पूर्व में कौन रहे होंगे, सोचिए थोड़ा जरा, कौन थे स्वतंत्र। तो स्वतंत्रता के पूर्व थे कौन, उनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। क्या नाम था, जोगेंद्र नाथ मंडल। क्या नाम था, जोगेंद्र नाथ मंडल,
ठीक है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वतंत्रता के पूर्व जो है भारत के विधि मंत्री कौन थे, तो जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वतंत्रता के बाद कौन बने, तो कौन बने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और बलदेव सिंह जो है वो रक्षा मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह का पूरा नाम था, रक्षा मंत्री थे स्वतंत्रता के पूर्व भी और स्वतंत्रता के पश्चात भी। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका रिलेटेड है कौन सा, निम्नलिखित में से संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये नाम दिए गए हैं, आपको इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन संविधान की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है मेंबर थे। पहला नाम है एन गोपालस्वामी अयंगर, पूरा नाम था जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। इनमें से कौन कौन जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे पूरे 6 सदस्य के आप नाम बताइए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, 6 सदस्य कौन कौन थे प्रारूप समिति के, आप कमेंट में बताइए। तो देखिए अब एलिमिनेट करेंगे, पहले तो हम जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये हमको मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है, प्रारूप समिति के नहीं थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, है ना। सरदार पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकारों के लिए जो गठित, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए गठित समिति के ये क्या थे, अध्यक्ष थे, है ना, तो ये भी नहीं है। अब नाम आता है तो पहले तो दूसरा और चौथा जहां पर है उसको एलिमिनेट करो। दूसरा यहां दिख रहा है, मैंने इसको हटा दिया। दूसरा मुझे, दूसरा तो नहीं, यहाँ पर पहला और तीसरा दिख रहा है, चौथा यहाँ दिख रहा है, मैंने हटा दिया। इसको मुझे यहाँ पर भी चौथा दिख रहा है, मैंने हटा दिया। अब मैं अपने आंसर तक पहुंच चुका हूं, इसका सही आंसर है सी। क्या है सही आंसर, सी। वैसे तो आपके इनको सारे नाम आपको पता होने चाहिए। तो एन गोपालस्वामी अयंगर थे सदस्य, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और सदस्य, और सदस्यों का और क्या नाम था, एक सदस्य थे जिनका नाम था मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। फिर थे के एम मुंशी, कौन थे, के एम मुंशी जी थे इसके सदस्य, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी। डीपी खेतान की जगह ही ये आए थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी आए थे। इसके अलावा ये हो गए टोटल 4, है ना, एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी। 2 सदस्य और कौन है इसमें जो है एक अय्यर महोदय भी होंगे, ए के अय्यर। ठीक है, ए के अय्यर, है ना, अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं, अय्यर जी थे। और फिर एक सदस्य और थे मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी अय्यर जी, है ना। एन गोपाल स्वामी अयंगर डीपी खेतान जी की सदस्य रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर एक बीएल मित्र थे जो स्वास्थ्य कारणों से रिजाइन कर देते हैं, बीएल मित्र जी थे वो स्वास्थ्य कारणों से रिजाइन कर देते हैं। बी आर अम्बेडकर हो गए, एक सदस्य हैं एन माधव राव। ठीक है, कौन रहते हैं, एन माधव राव। जब बीएल मित्र जी जो रिजाइन करते हैं तो उनकी जगह आते हैं एन माधव राव। कौन आते हैं, एन माधव राव। ठीक है, तो एन माधव राव, है ना। जब भी कोई चीज आप भूल जाए ना, रिकॉल ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि बहुत फैक्ट्स हैं, फैक्ट हो जाते हैं दिमाग से थोड़ा इधर उधर मिस हो जाते हैं, तो थोड़ा इत्मीनान से, शांति से 1-2 मिनट का पॉज लेके जो है सोच लिया कीजिए, आ जाते हैं धीरे से। दिमाग एंशियस मत होना है, क्योंकि अगर एंशियस हो गए तो फिर याद नहीं आएगा, रिकॉल नहीं कर पाओगे, घबराहट हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा। उसकी जगह आपको क्या करना है, थोड़ा सा शांत शांत दिमाग से थोड़ा सोचना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ा तो आपने सब कुछ है, तो इधर उधर थोड़ा सा कनेक्ट करके, और फिर क्या किया करो, जैसे अभी मैं कर रहा था ना, बार बार वो नाम को क्या कर रहा था, प्रोनाउंस कर रहा था, क्योंकि बार बार मैंने पढ़ा है तो हो सकता है उस क्रम में याद आ जाए। तो जैसे मैं बार बार बोल रहा था, एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सॉरी अय्यर नहीं, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, एन माधव राव। तो ये याद किया कि भाई अब इनका नाम याद नहीं आ रहा था, लेकिन डीपी खेतान जी का नाम याद था, ठीक है, या बीएल मित्रा का नाम याद था, तो बीएल मित्रा की जगह एन माधव राव आए, डीपी खेतान की जगह अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आए। और एक व्यक्ति और है यहाँ पर, ये मैं अय्यर लिखा हुआ हूँ, तो ये अय्यर की जगह जो है ना वो होंगे टीटी कृष्णामचारी। क्या नाम होगा, टीटी कृष्णामचारी। ठीक है, टीटी कृष्णामचारी, ये उसके, ये सारे सदस्यों के नाम हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये स्टेटमेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन एमपी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, मतलब पूरी संविधान सभा वो कांग्रेस ही थी, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और जो भारत था वो भी पूरा कांग्रेस था, मतलब पूरे भारत का प्रतिनिधित्व जो है। इसी बात, मुस्लिम लीग का भी कुछ इसी तरीके का रवैया था। मुस्लिम लीग का भी कहना यही था कि संविधान सभा में किसका प्रभुत्व था, कांग्रेस का। और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो पूरे भारत के लोगों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। बात तो सही थी, ऐसे कोई गलत बात नहीं थी। तो ये किसने कहा था, पहला ऑप्शन है आपका ऑस्टिन ने कहा था, सी आर एटली ने कहा था, है ना, सी आर एटली ने कहा था, फिर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, या लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। किसने ये गुस्ताखी की थी, बताओ जरा। ठीक है, इनका पूरा नाम ग्रेनविल ऑस्टिन है ना।
विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, और सीआर एटली और ग्रेनविल अस्टिन। दौड़ाओ दिमाग अपना। तो ये एक बात कही थी कि इसने भारतीय संविधान के ऊपर बहुत सारे कमेंट्री करने का जो काम है, उन्होंने किताब भी लिखी है, ग्रेनविल अस्टिन ने भारतीय संविधान के ऊपर किताब भी लिखी हुई है। तो ये कहा है किसने? ग्रेनविल अस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? ग्रेनविल अस्टिन ने ये बात कही है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन यहां पर लैंग्वेज चेंज कर दी गई। ऐसी सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछ चुका है। ठीक है, और यहां पर ये पूछ रहा है, यूपीएससी के द्वारा यहां पर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। इसकी जगह पहले जब पूछा था तो उसने क्या बोल दिया था? जनता के द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। पहले वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मनोनीत किए गए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सेम स्टेटमेंट इसके पहले के क्वेश्चन में भी था। और सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञताओं के लिए चुने गए थे। इसकी जगह गवर्नर के द्वारा मनोनीत थे। इस तरीके का क्वेश्चन सेम टू सेम, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है यहां पर दोस्तों, अदरवाइज सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है यूपीएससी में। और यूपीएससी के बेसिस पर राजस्थान ने, पीएससी ने और यूपीपीसीएस ने, सबने इस पर क्वेश्चन बना डाला है। और आंसर हमको पता है कि इसका आंसर क्या है? सी नंबर का है। ठीक है, तो सी नंबर में हमने देखा कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा जो है निर्वाचित किए गए थे किनको? ये संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में जो है आपको वह क्या बताना है? गलत कथन बताना है। ठीक है, इसमें से गलत कथन कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए इसमें देखिएगा, पहला जो स्टेटमेंट है वह क्या कह रहा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। अगला स्टेटमेंट, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए? इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। एमपीपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं, जो आपके किसमें? उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन पेपर से जब हम डील कर रहे थे तो वहां पर हमने इसको सॉल्व किया था। बताइए, इसमें से आपको जो है गलत कथन छांटना है। पहला वाला मैंने आपको वहां एक्सप्लेन किया था, तो बताया था कि बहुत सारी समितियां बनाई गई थी संविधान सभा की, जिनके माध्यम से संविधान सभा कार्य कर रही थी। ये भी बताया था कि इसमें सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिससे संविधान को भारत देश के सभी लोग एक्सेप्ट करें। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, इसका लिमिटेड फ्रेंचाइज के आधार पर हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत है और यही उत्तर है। डी आपको नहीं भी पता तो चल जाएगा, लेकिन ये डी वाला स्टेटमेंट भी सही है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है अगली बार इसी के बेसिस पर जो है क्वेश्चन बना दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये है रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज बदल करके जो है कैसे क्वेश्चन को जो है रिपीट किया जाता है, इसका ये जीता जागता सबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 70 नंबर का, है ना, 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है? आपको सूचियों को मिलाना है। ठीक है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। क्या कह रहा है भाई? पहला वाला क्या कह रहा है? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? आपको ये बताना है कौन थे। इन नामों में, ये 4 नाम है, इनको देखिए और बताइए कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? राजस्थान का क्वेश्चन है, इसलिए एक फैक्ट जो है राजस्थान से रिलेटेड भी है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? और यहां पर ये 4 नाम दिए गए हैं, वीटी कृष्णामाचारी, जवाहरलाल नेहरू, केएम मुंशी, एचसी मुखर्जी। ये 4 नाम यहां पर आपको दिए गए हैं। तो मुझे बाकी का, मान लो मैं इसको सॉल्व करता तो कैसे करता एग्जाम में, बताता हूं आपको। मुझे अभी मैं इधर नहीं देखता, मैं देखता कि मुझे इसका आंसर पता है। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू। तो मैं देखता डी का दूसरा, बाकी सबको पहले उड़ाता, एलिमिनेशन, है ना। इससे प्रोबेबिलिटी अब बचा 2 ठो। अब ए का या तो चौथा होगा या तो पहला होगा। ए क्या कहता है? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। ये फैक्ट तो हमें पता ही होना चाहिए।
कौन है? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले ये उपाध्यक्ष थे। हो गया, तो हम अपने आंसर तक पहुंच गए। और फिर इसमें और क्या हो जाएगा, आप लोग यहां पर देखेंगे कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ये थे टी.टी. कृष्णामाचारी। और कांग्रेस से ये जो लिखा हो ना, प्रारूप समिति की मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी जी थे। कौन थे? के.एम. मुंशी थे, जो प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी के साथ एक फैक्ट आपको मैं यहां पर और बता देता हूं कि संविधान सभा में जब पहली बार, अरे यार अगला फिर वो क्वेश्चन ही है उसमें, चलो वही बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी ऑप्शन कौन कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो हमें पता है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो क्या थे भैया? स्थायी थे, तो अलग कर दो। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति अलग कर दीजिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो नहीं थे। ठीक है, तो बचे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर है सी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है दोस्तों, वह क्या थे? अस्थायी जो थे वह अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, किसके? संविधान सभा के। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। इसके साथ ही एक फैक्ट आप लोग और भी याद रखना, एमपीपीएससी के 2020 में क्वेश्चन पूछा था, पीएससी में, एमपीपीएससी 2020 समथिंग में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, मतलब संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? मनोनीत उपसभापति, तो इनमें इनका नाम आता है फ्रैंक एंथोनी का। क्या नाम है? फ्रैंक एंथोनी का। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पीएससी जो है ऐसे खोद के क्वेश्चन पूछने के लिए जाने जाते हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे पूछते हैं। ठीक है, तो फ्रैंक एंथोनी, इनको जो है यही सच्चिदानंद सिन्हा जी ने ही वह मनोनीत किया था। किसने मनोनीत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। तो ये प्रथम मनोनीत उपसभापति थे कौन? फ्रैंक एंथोनी। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह ये है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में, ये स्टेटमेंट कथन है एक, प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? वैसे तो ये कथन सही नहीं है, मतलब जो भी व्यक्ति ये कह रहा है, ठीक है, वो सही नहीं कह रहा है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान के जो निर्माता रहे हैं वह क्या किए हूं कि भारत के जो किसको, अल्पसंख्यकों के हितों को जो है कम करके आंका गया हो, है ना। हम भारतीय राष्ट्रवादी जितने भी लोग थे वो दोनों के हितों को बराबर, मतलब जो अल्पसंख्यक थे और जो बहुसंख्यक थे उन दोनों को बराबर तरजीह देते थे। खैर, ये कथन किसका है आप मुझे बताइए। ऑप्शन है आपके मोरिस जोन्स का, हार्टग्रेव जूनियर का, अलेक्जेंड्रोविच का, आइवर जेनिंग्स का। किसका है? तो 3-4 नाम आपको याद रखने चाहिए भारतीय संविधान के संदर्भ में, जिन्होंने भारतीय संविधान पर कमेंट्स लिखे हैं। क्या है? टिप्पणियां की हैं। ठीक है, कमेंट्स लिखे हैं। उनमें से एक व्यक्ति आइवर जेनिंग्स हैं, जो इनका नाम यहाँ दिया हुआ है। दूसरे व्यक्ति मोरिस जोन्स हैं। तीसरे व्यक्ति जिनका नाम हम पहले ले चुके हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, और भी हैं लेकिन ये प्रमुख हैं। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन, जब पीएससी मेंस या यूपीएससी मेंस का जो है तो वहां पर इनका रेफरेंस कई बार आता है, तो ग्रैनविल ऑस्टिन। अब यहाँ पर देखो, 2 नाम तो दिए हुए हैं, मोरिस जोन्स भी दिए हैं, आइवर जेनिंग्स भी दिए हैं। तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये कहा था किसने? आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने ये कहा था कि ये राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, मतलब ये बात उन्होंने एक्चुअली जो ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय पर जो राष्ट्रवादी नेता थे, खास करके जिसमें नाम आता है लाल बाल पाल, उग्रवादी भी थे और राष्ट्रवादी भी थे। और इसके बाद जैसे और भी बहुत सारे नेता जैसे रहे हैं इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो, जैसे वीर सावरकर जी रहे हैं, ठीक है, सावरकर बंधु जो रहे हैं। और ये जितने भी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियावादी थे, इन्होंने क्या किया था? अल्पसंख्यकों को, है ना, अल्पसंख्यकों के हितों को इतना महत्व नहीं दिया था, ये ऐसा इनका मानना है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट किसका है? वो है आइवर जेनिंग्स का है। किसका है? आइवर जेनिंग्स का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम लोग कि हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। बहुत लोग फंसने वाले हैं उस क्वेश्चन में। संविधान का प्रथम प्रारूप जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन है आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, बी.एन. राव द्वारा, के संथानम के द्वारा, के.एम. मुंशी जी के द्वारा। किसके द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप जो है वह तैयार किया गया था? चलिए आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है वो है बी।
क्या है आंसर? बी। बहुत सारे लोगों ने बी आर अम्बेडकर लगाया होगा, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, है ना। लेकिन इसका आंसर जो है संविधान के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव, क्या नाम है इनका? बी एन राव जी थे, ठीक है। वेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। उन्होंने प्रथम प्रारूप तैयार किया था, और इसी प्रारूप का अध्ययन करने के लिए जो है वह 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है वह प्रारूप समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? प्रारूप समिति बनाई गई थी। तो प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? बी एन राव। आपको पता बी एन राव के बारे में ये था कि बी एन राव को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है, मतलब संविधान सभा का अंग नहीं बनाया गया था पहले, ठीक है, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था, क्योंकि ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे। फिर बाद में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि बी एन राव को संविधान सभा में जरूर शामिल कर लेना, क्योंकि वो एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, मतलब विधि, संविधान, इन सब के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। जैसे बी आर अम्बेडकर जी थे, वैसे ही उनका भी जो है जो नॉलेज है वो बहुत डेप्थ में है। वो बहुत सारे देशों के संविधान के बारे में जानते हैं, तो उनको संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है आप नियुक्त कर लेना, ठीक, ऐसा महात्मा गांधी जी ने रिकमेंड किया था, ठीक है। तो कौन है? बी एन राव। अच्छे से याद रखना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के निर्माण, है ना, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या है कथन? क्या है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। अब आप बताओगे सही है या गलत। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित जो है ये कथन है, जिसमें आपको बताना है, ठीक है, कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं, ये आपको जो है सेलेक्ट करना है। देखो, इसका जो आंसर तो जो होगा सो होगा, टेक्निक लगाते हैं एलिमिनेशन। हमें पता है कि भारत में जो राज्य के मुखिया होता है, राज्य का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव है भारत में प्रत्यक्ष न होकर के कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर संविधान निर्माण के संदर्भ में पूछा है, आप राष्ट्रपति में पहुंच गए, तो मैं नहीं पहुंचा हूं भैया, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस का है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है वो गलत। तो एक गया, ये गया, ये गया, आप आंसर तक पहुंच चुके हो, ठीक है। और ये बात सही भी है कि नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको बाद में हमने प्रियम्बल, प्रस्तावना के रूप में अडॉप्ट किया है, संविधान का निर्माण ही इसी आधार पर हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसी में बताया गया था कि हम भारत के नागरिकों को क्या उपलब्ध करवाना चाहते हैं, भारत का चरित्र क्या होगा, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या होगा, सारी चीजें। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, कहा ही गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब प्रदान करवाने के लिए, समानता और वो सब आगे की कहानी आपको पता है, क्या करते हैं? इस संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। तो ये भारत के लोगों ने ही आदेशित किया है, हम भारत के लोग, है ना। तो इस तरीके से चलो, तो आंसर समझ गए आप कौन सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, मतलब हमने 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना था संविधान को लागू करने के लिए, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं? क्या है ऑप्शन? क्या क्या है? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या यह एक शुभ दिन था, किसी ज्योतिषी ने बताया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होगा आप लोग बताएं मुझे। देखो, फिर एलिमिनेशन लगाते हैं। यह एक शुभ दिन था, ऐसी तो कोई बात थी नहीं, किसी ज्योतिषी ने ये नहीं कहा था कि भैया 26 जनवरी एक बहुत शुभ दिन है ना, क्योंकि उन बेचारों को अपना खुद का भविष्य नहीं पता होता है, लेकिन वे दूसरों की भविष्य की भविष्यवाणी करते रहते हैं और राजा और रंक बनाने की घोषणा करते हैं, ठीक है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको सबको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। तो ये आंसर भी, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन अलग हो गए। लेकिन ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है ए, कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। एक्चुअली कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1929 का, लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो इस दिन लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह घोषित किया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और
रावी नदी के तट पर इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और रावी नदी के तट पर जो है वह क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और भारतीय ध्वज को फहराया गया था। ठीक, इसलिए इस दिन को जो है वह संविधान लागू करने के दिवस के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उद्घाटन क्या कह रहा है, उद्घाटन अधिवेशन। एग्जामिनर ने सोचा भारतीय संविधान सभा का अगर मैं ये पूछूंगा कि पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो बच्चे पकड़ लेंगे। तो उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया इनॉग्रल सेशन, ठीक है, उद्घाटन अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? भैया ये वही अधिवेशन है जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कई बार हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो एग्जामिनर केवल भाषा बदल के क्वेश्चन कैसे रिपीट कर देता है और अगली बार भाषा को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है इसका सही आंसर? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसने, कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा जो है वह इसकी अध्यक्षता की गई थी, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष यही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी एक महत्वपूर्ण समिति थी। सारी समितियां तुम लोग जो है रट्टा मार लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उनसे प्रश्न बनाए जाते हैं। और उसमें से भी जो मुख्य समितियां, मेजर कमेटी है, मेजर कमेटी जो है या जो मुख्य समितियां हैं, इनको तो आप लोग याद कर ही लेना। इसमें से मुश्किल से जो है आपको 7-8 नाम मिलेंगे, उन सबके अध्यक्ष कौन थे ये याद कर लेना। प्रारूप समिति, जो प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष कौन थे और उसके सदस्य, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पे चर्चा करते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN राव, अंबेडकर जी। डॉक्टर BR अंबेडकर। कौन था इसका, क्या है सही आंसर? एलिमिनेट करो। पंडित नेहरू संघ समिति, सरदार पटेल प्रांतीय समिति, लेकिन एलिमिनेट नहीं होगा। BN राव संवैधानिक सलाहकार, डॉक्टर BR अंबेडकर प्रारूप समिति। और इसका आंसर है बी, क्या है? सरदार पटेल जी जो थे, सरदार पटेल जी जो थे, है ना, यही थे ये मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष। ठीक है, और इसमें से फिर जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे उनको भी इसमें एक समिति थी, उसका मेंबर बना दिया गया था। ठीक, तो ये हो गया आपका 77 वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? किसका सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? 1946 में। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं पहले। विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। इनमें से कौन व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन के क्या थे? सदस्य नहीं थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है वह 3 सदस्यीय एक जो है वह निकाय थी, 3 सदस्य, इसके 3 सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें से एक व्यक्ति हैं जो इसके सदस्य नहीं है, तो कौन है वो है? वो व्यक्ति हैं ए, विलियम वुड। विलियम वुड इसके जो है सदस्य नहीं थे। इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ये तीनों जो है इसके सदस्य रहे हैं। ये स्टेफोर्ड क्रिप्स वही है जो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था ना, उसके जो अध्यक्ष के तौर पर जो है ये आए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य के नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? जो रेडक्लिफ समिति बनाई गई थी वो क्यों बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए। किसकी समस्या को सुलझाने के लिए? अल्पसंख्यकों की। स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणित करने के लिए, जो 1947 का स्वतंत्रता विधेयक था उसका उसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। अगला है पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। क्यों बनाई गई थी रेडक्लिफ कमेटी भाई? आप लोगों ने रेड क्लिफ लाइन का नाम तो सुना ही होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है रेड क्लिफ लाइन खींची गई है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वह क्या करता है? सीमाओं को बांटता है। ठीक है, और अफगानिस्तान के बीच में भी। कमेंट में बताओ भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, और बांग्लादेश के साथ जो सीमा है उसको भी क्या कहा जाता है? सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग। इसका सही आंसर है कौन सा? आपका C नंबर का। ठीक है, टू डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए रेडक्लिफ समिति बनाई गई थी। एक मूवी आई थी, उसमें माधुरी दीक्षित थी या कोई एक बहुत मूवी, चलो नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ऑप्शन है आपके 15, 13, 12, 10। कितनी महिलाएं सदस्य थी किसमें? भारतीय संविधान सभा में। कितनी थी भैया बताइए चलिए। और इनमें से
अधिकांश महिलाओं के नाम आप लोगों को, कुछ मुख्य जो महिलाएं हैं, ठीक है, संविधान सभा की जो सदस्य रही हैं, उनके नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। चलिए आप लोग जो है बताइए कितनी महिलाएं सदस्य थी इसकी संविधान सभा की। तो इसका आंसर है, सही आंसर है ए। क्या है सही आंसर? ए, 15 महिला सदस्य थी। इनमें से कुछ मुख्य के अगर हम नामों की बात करें, कुछ मुख्य महिला सदस्यों के अगर हम नामों की बात करें, तो इसमें जो है एक तो है, उनका नाम है सुचेता कृपलानी। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी पहला हो गई। दूसरे नंबर पर आप लोग याद रख लीजिएगा हंसा मेहता। हंसा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर ये सब अंडरग्राउंड होकर के जो है काम किए थे, है ना। फिर तीसरे नंबर पर भारत में उस समय रेडियो का संचालन इनके द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि सारे बड़े लीडर्स तो क्या कर दिया गया था, उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। तो अब जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसको लीड करने वाले कोई बचे ही नहीं थे। तो हंसा मेहता, जयप्रकाश नारायण, ये सब क्या हुए थे, अंडरग्राउंड होकर के जो है उस मूवमेंट को, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन को जो लीड कर रहे थे और गुप्त रूप से रेडियो का संचालन कर रहे थे। तो हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी, इसके बाद में सुचेता कृपलानी के बाद में राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, इनका नाम भी याद रखना, राजकुमारी अमृता कौर। और फिर आप लोग एक नाम और है रेणुका रॉय, है ना, रेणुका रॉय, ठीक है, रेणुका रॉय का भी नाम आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से 15 रही, इनमें से ये कुछ मुख्य हैं जिनके नाम आप लोगों को याद रखना। विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? जो थर्ड वाचन, अंतिम वाचन था, वो कब प्रारंभ हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है नवंबर 14 1949, नवंबर 14 1948, नवंबर 25 1948, नवंबर 25 1948। एलिमिनेशन से करो, आपको पता है ये दो तो है नहीं, ठीक है, ये दो अलग करो। अब नवंबर 25 1949, आपको पता है संविधान सभा के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में जो दस्तखत किए गए थे वो कब किए गए थे? 26 नवंबर 1949 को किए गए थे, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को किए गए थे। तो ये और पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि ये जो है प्रारंभ किया गया था, तृतीय वाचन कब प्रारंभ किया गया था? 14 नवंबर 1949 को किया गया था। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, 14 नवंबर 1949 को जो है प्रारंभ किया गया था, और ये फिर जो है 26 नवंबर तक चला था, और फिर उसके बाद उस पर सब लोगों ने साइन किए थे, ठीक है। 3 वाचन हुए हैं भारतीय संविधान सभा के 3 वाचन। जो प्रथम वाचन था, फर्स्ट जो था, वह प्रारंभ हुआ है आपका, वह जो है आपका प्रथम वाचन जो है प्रारंभ हुआ है, पहला वाचन हुआ है आपका जो है 4 नवंबर, है ना, 4 नवंबर 1948 से, है ना, 4 नवंबर 1948 से लेकर के, एक मिनट इसका डेट मैं वो करता हूं। दूसरा जो हुआ है वो हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1947 तक, सॉरी 1949 तक। और जो थर्ड वाचन हुआ है वो प्रारंभ हुआ था 14 नवंबर 1949 से लेकर के, ये प्रारंभ हुआ है, मतलब समाप्त हुआ है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ऐसा हुआ है कि इस पर जो है सभी लोगों ने, संविधान सभा में उस दिन उपस्थित सदस्य थे, कितने सदस्य थे? 283, है ना, 284, जो 284 मेंबर थे उन लोगों ने यहाँ पर साइन किया था। इसमें से जो 284 मेंबर थे उस दिन संविधान सभा में प्रेजेंट थे, तो इसमें से जो है 8 महिलाओं ने भी साइन किया था। कितनी महिलाओं ने साइन किया था? 8 जो है महिलाओं ने इस पर साइन किया था। तो ये तृतीय वाचन हुआ। तो जिस दिन 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने साइन किया था? 284 सदस्यों में, उसमें से 8 महिलाएं थी, ठीक है। और इसका जो है प्रथम निर्वाचन 4 नवंबर से 1948 तक हुआ है, मतलब 1948 से प्रारंभ हुआ है, और ये चला था 4 के बाद 4 के बाद है 4, है ना, 5 6 7 8 9, है ना, कितने हो गए? 6 दिन ना, 7 दिन चला है ये, 6 दिन चला, 7 दिन, 9 नवंबर तक चला है, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेंगे इसको, लेकिन जहां तक मुझे याद है 9 नवंबर 1948 तक जो है ये चला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो प्रियम्बल में ये डेट जो है मेंशन है कि किस तारीख को ये अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाफट, किस तारीख को जो है इसको अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो इसका सही आंसर है सी, 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। देखो, एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था जिसमें यह पूछा था कि भारत का संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट किस एक्ट के थ्रू स्थापित किया गया था। तो वहां मैंने आपको आंसर बताया था 1935 का एक्ट, और वहीं लगे हाथ आपको यह भी बताया था कि कब स्थापित किया गया था, और ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, और ये 1937 हमको एक जगह दिख रहा है ना, तो ये 1937 को जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ये 1935 के अधिनियम से इतने क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं और इतने बनाए जा सकते हैं अभी, जिसकी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब ये राजस्थान ने इस पर क्वेश्चन बना दिया, एमपी ने बना ही चुका है, यूपी पीसीएस का फेवरेट है, यूपीएससी का भी फेवरेट है। क्या किया गया था जरा इसको देखिएगा, है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान था। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन। अविशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट वर अलॉटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अगला ऑप्शन है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। तो अगर आप इस एक्ट को पढ़े हैं और इससे पहले के जो क्वेश्चन है अगर उसको आपने सॉल्व किया है तो आप इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे मैं आपको दिखाता हूं रास्ता। देखो, इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान था। ये तो जो है जितने 1000% सही है ना, 101% ये सही है। अगली बात है जो है क्या, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। अरे भाई, एक क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व किए हैं कि अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर जो है वो किसके पास है, संसद के पास है, केंद्र सरकार के पास है, मैंने आपको बताया था। तो प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं, संसद को दिया गया था। और अवशिष्ट शक्तियों का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, कनाडा से आया है। कहां से आया है, कनाडा से है। खैर वो हमने भारत के संविधान में लिया है, इसको अभी अलग करो। तो यहां पर तो किसको दिया गया, सॉरी 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 माफी चाहूंगा, इन्होंने तो गवर्नर को दिया था। किसको दिया था, वायसराय, गवर्नर जनरल को दिया था, है ना, गज को दिया था, गवर्नर जनरल को दिया था, वायसराय को दिया था 1935 के अधिनियम में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद में यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये सही है, क्योंकि इस अधिनियम का हेडिंग ये था प्रांतीय स्वायत्तता की ओर। और डी वाला है, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को स्थापित कर दिया था। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है कि यहां पर क्या किया गया था, 1935 के अधिनियम में क्या कर दिया गया था, प्रांत में जो ये द्वैध शासन इसको समाप्त कर दिया गया था और इसे केंद्र में लागू किया गया था, लेकिन लागू हो नहीं पाया था। ठीक है, तो क्या पूछा है हमसे, नहीं थी। तो इसकी विशेषता क्या नहीं थी भैया, बी विशेषता नहीं थी, बाकी सब इसकी विशेषता है। तो सही आंसर क्या है, बी। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए कौन कहता है कि पीएससी जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बनाते या जो है इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनाते। जब बन जाता है तब फिर लगता है कि अब अगली बार अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगली बार तक का इंतजार हमको नहीं करना है, अभी से तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्या कह रहा है, 1935, फिर से 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। रियासतों को समाप्त करने वाला अधिनियम ये नहीं था, अधिनियम था 1947, लेकिन वो भी समाप्त नहीं कर रहा था, उसमें कुछ और प्रोविजन थे। विभाजन का उल्लेख भी इसमें नहीं है, उसके लिए वो 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन प्लान था उसमें उल्लेख किया गया था। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, वो 1947 के अधिनियम से मिली। तो क्या है इसका आंसर, ए, है ना। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, और हम लोग पढ़ते भी हैं भारतीय संविधान के स्रोत में, हमने पढ़ा भी है कि भारतीय संविधान का जो मेजर सोर्स है वो क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1937 में, कब, वर्ष 1937 में चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। ये क्वेश्चन में भी आप, ये इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूं, इसका आंसर है 8। मैंने बताया था ना, टोटल 11 प्रांत थे, उसमें 8 में जो है वह कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें से, इसको चलो एक बार और समझा देता हूं, 11 प्रांत में चुनाव हुए, इस 11 में से 8 में कांग्रेस की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी, कांग्रेस की। और 3 में जो है अन्य पार्टियों की सरकार बनी। इस 8 में से भी 5 में कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। और 3 में जो है वह गठबंधन के माध्यम से बनाई गई थी। यहां पर जो ये 3 थे, इसमें से एक है क्या आपका बंगाल। तो बंगाल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग वो मिलकर के सरकार बनाई थी। तो बंगाल में जो है वह कांग्रेस को जो है बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, और 2 स्टेट और हैं जहां पर कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था।
एक था, एक है आपका जो है बंगाल है ना, पंजाब, हाँ पंजाब, पंजाब में जो है कोई एक यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसकी सरकार बनी थी। तो बंगाल, पंजाब, और अब एक और याद नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, एक और है, बंगाल का मेन है वो याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। यहां पर मतलब डायरकी का क्या मतलब है ये पूछा गया है। केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन, इसको बाई कैमरल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई कैमरल, डायरकी नहीं कहते। दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। क्या है सही आंसर? डायरकी का मतलब मैंने आपको समझाया है कि डायरकी का क्या मतलब होता है, तो इसका सही आंसर है डी। डायरकी का मतलब ये होता है कि जब कानून बनाने की शक्ति को, विषयों पर कानून बनाने की शक्तियों को जो है वह क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, मतलब उस पर दोहरा शासन स्थापित कर दिया जाए, एक ही व्यक्ति का शासन स्थापित कर दिया जाए। तो प्रांतों में क्या किया गया था, प्रांतों में जो प्रांतीय विषय थे उस पर आपको पता है, एक था रिजर्व्ड, एक था क्या, रिजर्व्ड, और एक था ट्रांसफरेबल, हस्तांतरित, ठीक है, ट्रांसफरेबल। इस पर कानून बनाने की शक्ति गवर्नर के पास थी, इस पर भी थी, लेकिन इस पर जो है चुने हुए मंत्रियों का था, चुने हुए जो सदस्य थे उनका, लेकिन इस पर उनका अधिकार नहीं था। तो गवर्नर का तो दोनों में है, तो द्वैध शासन इसको कहा जाता है, ठीक है। दो तरीके से इसको बांट दिया जाता है, द्वैध शासन, डायरकी, है ना। बाकी जो ऑप्शन है वो इररिलेवेंट है। दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा जो है दिल्ली में होना, ये द्वैध शासन नहीं कहलाता है, इसको ड्यूअल गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। और दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, ये अलग सिस्टम है ना। और केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में, तो मैंने आपको बताया कि इसको क्या कहा जाता है, बाई कैमरल, द्विसदनीय विधायिका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बटलर कमेटी, कौन सी कमेटी, बटलर कमेटी। ये कह रहा है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। आईएएस 2017 में पूछा गया, इसलिए इसको मैंने यहाँ रखा है, क्योंकि हो सकता है पीएससी वाले पूछ लें, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमेटी, पहला ऑप्शन है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना। भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना। राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, और भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। क्यों बनाया गया था बटलर कमेटी? तो इसका आंसर जिन्होंने लगा लिया है तो ठीक, और जिन्होंने नहीं लगा लिया है वो कृपया करके जान ले कि इसका आंसर जो है आपका डी है, टू इंप्रूव द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट, मतलब जो रियासत थे उनके साथ संबंध सुधारने के लिए, कि कैसे जो क्राउन है, मतलब अंग्रेजी सरकार है, ठीक है, अंग्रेजी जो हुकूमत है वो देशी रियासतों के साथ संबंध सुधारे, उनको और स्वायत्तता देना, इस तरीके की बातें, क्योंकि वो उनको रिझाना चाहते थे, अपने सपोर्ट में लाना चाहते थे, देशी रियासतों को अपने सपोर्ट में लाना चाहते थे, ताकि जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जाए तो देशी रियासत की जनता उनका जो है समर्थन ना करे, क्योंकि वो देशी मतलब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को वो कमजोर करना चाहते थे। तो अंग्रेजों की कोशिश ये रहती थी कि स्वतंत्रता आंदोलन कमजोर हो, इसलिए फूट डालो, शासन करो, और सब तमाम तरीके के हथकंडे वो लोग अपनाते थे, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। कई बार बता चुका हूं, इसका सही आंसर क्या है, हाँ, क्वेश्चन फंसने वाला है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि, तो भैया अंतिम बैठक हुआ था जनवरी 24 1950 को, ठीक है, जनवरी 24 1950 को जो है वह अंतिम बैठक आयोजित की गई थी, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। जो ट्रेड मोनोपोली है, क्या है, ट्रेड मोनोपोली, है ना, ट्रेड मोनोपोली विथ इंडिया एक्सेप्ट फॉर दी ट्रेड इन टी एंड विथ चाइना, उसको छोड़ करके बाकी को समाप्त कर दिया गया था। तो चार्टर एक्ट आपने पढ़े हैं, और इसका सही आंसर है वो है क्या, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। और 1833 में जो है सारी मोनोपोली को समाप्त कर दिए गए थे, सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1833 में, ठीक है। और इसी के तहत जो है वह क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को, किसको, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे 1833 के एक्ट में ही, बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल थे
उनको जो है वह क्या बना दिया गया था, भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था, भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और ऐसे प्रथम व्यक्ति कौन थे, वो थे भैया हमारे विलियम बेंटिक महोदय थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका नाम था। 1813 से ट्रेड मोनोपोली खत्म की गई थी चाय और चाइना के साथ व्यापार को छोड़ करके, और इसी चार्टर एक्ट 1833 से वह क्रिश्चियन मिशनरियों को वह भारत में धार्मिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए वह भेजा गया था, ठीक है, धार्मिक शिक्षा का जो है प्रसार करने के लिए भेजा गया था मिशनरियों को। इससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वह क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से किससे और ऑब्लिक किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। आईएएस का क्वेश्चन है, 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग प्रयास कीजिए एक बार। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, 1823 में कमेटी बनाई गई थी जिसे कहा जाता था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, मतलब जनता को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसकी भाषा क्या होनी चाहिए। और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी हुआ था। तो इसके आधार पर, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी तीनों जो हैं वह भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाले थे। देखो यहां पर क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आए, ठीक है, और उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी प्रसार किया, ईसाई धर्म का तो प्रसार किया ही, साथ में अंग्रेजी भाषा का भी प्रसार किया। और चार्टर एक्ट में ये बात भी कही गई थी, ठीक है, कि अंग्रेजी भाषा का प्रसार किया जाएगा। ये जो एक्ट बनाया गया था, कमिटी बनाई गई थी, इसने भी कहा था कि अंग्रेजी भाषा, ठीक है, जो है अंग्रेजी भाषा का जो है प्रयोग किया जाए। फिर एक विवाद है, जो प्राच्यवादी जो थे, जिनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था, ये भारतीय भाषाओं का समर्थन करते थे। किनका समर्थन करते थे, भारतीय भाषाओं का समर्थन करते थे। इनका कहना यह था कि भारत में शिक्षा जो है, शिक्षा का माध्यम, इसका एजुकेशन का माध्यम किसको बनाया जाए, भारतीय भाषाओं को बनाया जाए। और जो आंग्लविद थे, ठीक है, जो एंग्लिसिस्ट थे, वो लोग जो है अंग्रेजी भाषा का समर्थन करते थे। किसका समर्थन करते थे, अंग्रेजी का। उनका कहना यह था कि भारत में शिक्षा के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाए, भारतीय भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जाए। तो ये विवाद हुआ। फिर अंत में जीत हुआ इन्हीं लोगों का, आंग्लविद का, क्योंकि मैकाले साहब आए और मैकाले साहब ने कहा कि देखो ऐसा है, फालतू की पंचायत बंद करो, जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, जो हायर एजुकेशन है उसका उसका मीडियम जो है वह कौन क्या होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है। और यही इंग्लिश फिर इन्होंने ही एक थ्योरी प्रतिपादित किया था जिसको कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है, निस्यंदन का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निस्यंदन का सिद्धांत इसको कहा जाता है। तो निस्यंदन के सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन में हम इंग्लिश पढ़ाएंगे और वो छन छन के जो है वह नीचे की तरफ जाएगा, मतलब जो लोअर लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इससे क्या होंगे, शिक्षित होंगे। तो इस तरीके से ये पूरा मामला है। तो अगर इसमें 1833 का चार्टर एक्ट भी दिया होता ना तो वो भी सही हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके स्टेटमेंट याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है पीएससी के एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बना दिया जाए इसके स्टेटमेंट के बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। एक एक्ट है जिसका नाम है नेटिव मैरिज एक्ट, यह पारित किया गया था दोस्तों, इसका आंसर ही मैं आपको बता देता हूं सीधे, यह पारित किया गया था, आप लोग एक मिनट प्रयास कर लो, मैं रुका हुआ हूं, ठीक। अब मैं आंसर बताता हूं, 1872 में। कब पारित किया गया था इसको, 1872 में, ठीक है। बी इसका सही आंसर है। कौन सा सही आंसर है, बी। एक्चुअली 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था और इसके तहत लड़कियों की शादी की उम्र जो है 14 साल कर दी गई थी और लड़कों की शादी की उम्र जो है वह 18 साल कर दी गई थी। और ये पारित किया गया था वही आर्य समाज के जो बाद में जो आर्य समाज में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, जो बाद में अपनी ही बेटी की शादी जो है वह बनारस के उनसे कर दिए थे, है ना, महाराजा से, मतलब कम उम्र की बेटी की शादी कर दिए थे। उनका नाम था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से यह नेटिव मैरिज एक्ट जो है पारित किया गया था, केशव चंद्र सेन। बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी ही बेटी की शादी जो है एक वृद्ध व्यक्ति से कर दिए थे और उसकी उम्र भी, इनकी बेटी की उम्र भी जो लगभग 12-13 साल की थी। एक्ट इन्होंने बनवाया और खुद ही फॉलो नहीं किया। तो इसी वजह से जो है आर्य समाज में फिर से टूट पड़ गया था और फिर आर्य समाज जो है, एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि केशव चंद्र सेन के बाद से कुछ लोगों ने क्या किया था, एक और आर्य समाज, मतलब पहले तो आर्य समाज, फिर भारतीय आर्य समाज और फिर आदि आर्य समाज, इस तरीके से उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। राजा राममोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना की थी ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वह है क्या, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में,
किसके संबंध में? चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। जब भी विचार करने का आ जाए तो या तो उत्तर प्रदेश या तो आईएएस, और अब पीएससी भी इसको, एमपीपीएससी भी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। ठीक है, इट सॉलिडिफाइड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। द रेवेन्यू ऑफ द इंडिया वाज नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? चलो बैक चलते हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, आप लोग जो है एक क्वेश्चन देखिए, कौन सा, जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था, है ना, 1813 के संदर्भ में एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था ना, इससे मिलता जुलता। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, पर आप लोग जो है देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको इससे मिलता जुलता क्वेश्चन सॉल्व करवाया है ना। मतलब किसी एग्जाम में ये पहले ही पूछा जा चुका है और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन फिर बना दिया गया, है ना। अभी तो हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हमको ये पता है कि 1813 के एक्ट में ऐसा किया गया था, ये स्टेटमेंट सही है, पहला सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए, ये भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया है, वो बाद में आता है। ठीक है, बाद में जो है वह इसकी रेवेन्यू पर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है अपना आधिपत्य करती है। तो तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक, तो देखो मिलते जुलते क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? 1919 की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप विश्वास मानिए कि 1-2 साल के भीतर, ये मेरी भविष्यवाणी, 1-2 साल के भीतर ये वाला क्वेश्चन थोड़े से शब्दों के फेरबदल के साथ किसी न किसी पीएससी के स्टेट के एग्जाम में पूछा जाएगा। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा स्टेटमेंट है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। इन दोनों में से कौन से सही हैं, ये आपको बताना है। और भविष्यवाणी मैं कर रहा था, आपको बता दूं, ये आरक्षण वाला, महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण वाला स्टेटमेंट पर पीएससी एमपीपीएससी क्वेश्चन बना चुका है। ठीक है, तो हो सकता है और भी बन भी चुके हों। तो इसका क्या होगा सही आंसर? देखिए, यूपीएससी में एक तरीका होता है, जो हम एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है पहला वाला स्टेटमेंट? द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड फ्रेंचाइज फॉर ऑल वुमेन, ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 21 ईयर। अरे भैया, स्वतंत्रता के पहले तक हमारे यहाँ पर सारे लोगों को ही मताधिकार प्राप्त नहीं थे। हमारे यहाँ पर लिमिटेड फ्रेंचाइज था, सीमित मताधिकार था, वो भी शिक्षा संपत्ति के बेसिस पर था। ठीक है, मतलब भारत की जनता का टोटल 10% लोगों के पास ही मताधिकार था, और यहां पर कह रहा है कि सभी वुमेन को दे दिया गया। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, एक्सट्रीम है। ये कैसा है? एक्सट्रीम है। तो हम यूपीएससी में ऐसे स्टेटमेंट को हम गलत मान के चलते हैं। ये स्टेटमेंट हमने गलत कर दिया। फिर क्या कहते हैं? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें, रिजर्व सीट फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेचर, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। 1935 में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट का प्रावधान किया गया था। अरे अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कि दलित, महिलाएं और जो श्रमिक थे उनके लिए भी क्या किया गया था? पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। उसको बाद में फिर क्या है? आरक्षण में बदल दिया गया था। ठीक है, आरक्षित में बदल दिया गया था। दलितों के लिए वैसे पृथक निर्वाचन की बात जो है वह 1932 में एक मैकडोनल्ड अवार्ड घोषित किया गया था, पंचायत, उसमें बात की गई थी ये बात। ठीक है, दलितों के लिए। चलिए, पर कानूनी मान्यता इस अधिनियम के तहत दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह क्या है? क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया के, किसके? ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? Which of the following act of British India further strengthen the authority of the Viceroy over his executive council by substituting portfolio or departmental system for collective functioning? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीधा सी बात मैं आपको बता दूं, ये पूछ रहा है पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम, या इसी को कहते हैं विभागीय पद्धति। क्या कहते हैं? विभागीय पद्धति, मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बांट देना। ये कब किया गया था? 1861, 1858, 1892, 1909 में कब किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने पढ़ाया भी आपको। विभागीय पद्धति मतलब किसी को कृषि का काम दे दो, किसी को वित्त का काम दे दो, किसी को रेलवे मंत्रालय दे दो, किसी को सुरक्षा दे दो। पहले एक ही व्यक्ति में हुआ करता था। ठीक है, मतलब 2 व्यक्ति का, एक कमांडर इन चीफ और एक
गवर्नर जनरल अंग्रेजों के समय में। ये किया गया है 1861 में, है ना। उस समय लॉर्ड कैनिंग महोदय थे, तो इसकी शुरुआत जो है वह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कैनिंग महोदय के द्वारा जो है इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ चलो भाई, कब किया गया था ऐसा? ठीक है, क्या है सही आंसर? तो इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था। कब किया गया था? 1833 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सही पूछा है ना। पहला स्टेटमेंट, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। अब आपको सही उत्तर, कूट से सही उत्तर सेलेक्ट करना है। बताइए क्या है सही, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, दोनों सही हैं। ये देखो 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। इससे पहले परीक्षा हो रही थी कहां पर? लंदन में। इसी के लिए जो है वह क्या किया गया था, 1921 या 22 में एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था ली आयोग। कौन सा आयोग? ली कमीशन बनाया गया था। और इसी के तहत जो है 1926 में, कब? 1926 में वह क्या बनाया गया था? एक कोविनेंट सिविल सर्विसेज के लिए एक कमिटी बनाई गई थी, एक आयोग बनाया गया था। ठीक है, जिसको कहा जाता था क्या? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था। ठीक, मतलब उसके पहले कोविनेंट सिविल सर्विस नाम था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? इंडियन सिविल सर्विस कर दिया गया था। ठीक, और जो वर्तमान का यूपीएससी है उसका गठन कब किया गया था? 1926 में किया गया था, है ना। उस समय उसको यूपीएससी नहीं कहा जाता था, उसको उस समय कहा जाता था, क्या कहा जाता था उस समय? इसको कहा जाता था एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एफपीएससी कहा जाता था शायद तक, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन एफपीएससी ऐसा कुछ कहा जाता था उसको। ठीक है, तो और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये वाला जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। तो इसका क्या है आंसर? दोनों सही है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ये ली आयोग के ईयर को लेकर के मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है मामला। शायद ये ली आयोग जो है ना दोस्तों 1923 में बनाई गई थी, 1923 में, हाँ 1923 में ली आयोग बनाया गया था। ठीक है, और 1926 में आईसीएस, उसको एफपीएस नहीं, उसको जो है मतलब जो यूपीएससी का जो वो है उत्तराधिकारी जो है वो बनाया गया था, उसको कहा जाता था इंपीरियल सिविल सर्विस। क्या कहा जाता था? इंपीरियल। ठीक है, इंपीरियल सिविल सर्विस कहा जाता था। ठीक है, इंपीरियल, तो आईसीएस है ना, ये है। बाद में ये इंडियन सिविल सर्विस बना और फिर बाद में यूपीएससी, फेडरल सिविल सर्विस बना, फिर यूपीएससी बना। ठीक है, इस तरीके से। चलो, तो अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य है? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, है ना। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। सही उत्तर आपको बताना है। क्या है सही उत्तर भैया? बताइए सही उत्तर क्या है इसका? तो इसका सही उत्तर है बोथ। क्या है? बोथ। नहीं, सॉरी, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ओनली 2। क्या है? ओनली 2, क्योंकि ये 10 जून नहीं है, ये जो है इसकी तारीख है दोस्तों वो है 10 जुलाई है। 10 जुलाई, कब? 10 जुलाई को जो है 10th ऑफ जुलाई को, जुलाई ईयर सही है 1800, है ना। 10 जुलाई 1800 को जो है फोर्ट विलियम जो है कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहीं पर जो है वह क्या होता, इसका मुख्य उद्देश्य जो भारतीय ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में काम कर रहे थे उनको भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ठीक है, तो यहीं पर जो है वह गीता का ट्रांसलेशन भी किया गया था। ठीक है, और इस समय 1800 का समय है ना, तो आप मुझे बताओ 1798 में, है ना, 1798 से लेकर के 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में, क्रिप्स मिशन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। अब इससे ऐसे ही एक क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ये प्रोविजन किया गया था किसके द्वारा?
ये प्रोविजन किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। मतलब क्रिप्स मिशन के द्वारा क्या प्रोविजन किया गया था ये आपसे पूछ रहा है और इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, इसका जो है आप लोगों को सही उत्तर बताना है। पहला स्टेटमेंट है आपको, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबलीज एज वेल एज द इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो ये हम एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो हमने वहां पर देखा था कि क्रिप्स मिशन ने जो है वह निर्वाचित सदस्यों की बात की थी। किसकी बात की थी? निर्वाचित सदस्यों की बात की थी। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्टेटमेंट में। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? Any province that was not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate treaty with Britain regarding its फ्यूचर स्टेटस। ठीक है, तो इसके संदर्भ में जो है ये स्टेटमेंट सही है। ऐसा क्रिप्स मिशन ने कहा था कि अगर कोई भारतीय राज्य तैयार नहीं होता है संविधान सभा में शामिल होने के लिए, ठीक है, तो वो हमारे साथ अलग से ट्रीटी कर ले। तो इसका सही ऑप्शन होगा ओनली बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100। हम लोग जो है सेंचुरी लगा लिए हैं, 100 सेंचुरी तक पहुंचने में टाइम लगता है और हमको भी काफी टाइम लग चुका है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय माने गए थे? मैंने आपको कहा था जो महत्वपूर्ण विषय थे वो आरक्षित विषय थे। इसमें से देखिए महत्वपूर्ण क्या है? न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस, ये महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, तो इसमें से किन किन विषयों को रिजर्व्ड कैटेगरी में शामिल किया गया था ये पूछा है। रिजर्व्ड में किस किस को शामिल किया गया था, आरक्षित विषय माने गए थे? तो न्याय प्रशासन को गवर्नर अपने पास रखता था। स्थानीय स्वशासन जिम्मेदारी वाला था, तो इसको किनको दे दिया गया था? चुने हुए प्रतिनिधियों को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? चुने हुए प्रतिनिधियों को। अगर उदाहरण के लिए कहूं तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे जितने चुने प्रतिनिधि थे इनको ये जिम्मेदारी वाला काम दे दिया था। भू राजस्व, पैसा का मामला है, गवर्नर अपने पास रखेगा। पुलिस, क्योंकि पुलिस के सहारे ही तो भारत में शासन कर रहे थे, तो ये गवर्नर अपने पास रखाता था। तो 1 3 4 ऑप्शन क्या होगा? सी। क्या होगा इसका सही आंसर? सी। ठीक है, तो ये याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है यूपीएससी का, तो आने वाले फ्यूचर में जो है स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट 101 नंबर का, है ना। तो 101 नंबर का ये क्वेश्चन इसलिए ऐड कर दिया है ताकि हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीजें जो है, जैसे दान दक्षिणा आप लोग करते हैं तो या तो 11 रुपए दीजिए, या तो 21 दीजिए, 51 दीजिए। तो मैंने भी सोचा कि आप लोग जो है, वैसे तो गुरु दक्षिणा आप मुझे देंगे, तो मैंने कहा कि आप मुझे गुरु दक्षिणा देंगे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी आप लोगों को 100 की जगह 101 क्वेश्चन दे देता हूं, है ना। तो 101वां क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ये तारीख पूछ रहा है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी। द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन, ये तारीख पूछी गई है कि कब इसकी घोषणा की गई थी। पहला ऑप्शन है 22 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को, 23 अगस्त 1946 को, या 25 अगस्त 1946 को। ठीक है, आपको ये बताना है कि कब इसकी जो है घोषणा भारत के संविधान में की। तो हमें आजादी कब मिली थी भैया? हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त, हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, है ना। और 3 जून को जो है माउंटबेटन प्लान आया था 1947 में। तो इसका सही आंसर होगा बी, अगस्त 24 1946 को। ये डेट रट्टा मार लेना, 24 अगस्त 1946 को जो है वह प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये है बात इसमें। फिर एक आखिरी जो सरकार बनाई गई थी वो स्वतंत्रता के पश्चात। तो इस तरीके से दोस्तों हमने संविधान सभा और भारतीय ऐतिहासिक विकास से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी है रिपीट होने के, क्वेश्चन तो और भी है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किए गए थे जिनकी रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो उस पर जो है हम लोगों ने क्या किया है, प्रैक्टिस किया है। आप सभी इस चैनल के साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।